मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। ठंडी ठंडी और भीगी भीगी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और ये दुआ भी है कि आप सब लोग हमें देख भी रहे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ साथ ना हमें दोस्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। शेख सादी का एक कॉल है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर कि दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर होता है रिश्तेदारी से। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों से आपका खून का ताल्लुक होता है, लेकिन दोस्तों से हमारा दिल का रिश्ता होता है और दिल ही सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। इसलिए अपनी जिंदगी में दोस्तों को भी खास अहमियत देनी चाहिए, उनकी भी खास जगह होती है। तो खुद भी आप तरक्की करें और उनकी तरक्की के लिए भी राहें हमवार करते चलें। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ और खूबसूरत मौसम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और बात हो रही थी जिस तरह मौसम के हवाले से, तो मौसम के मिजाज भी बदल रहे हैं और सर्दी की आखिरी लहर अपने अरूज पर है। और सर्दियों का जब भी मौसम आता है तो हमारी डेली रूटीन काफी चेंज हो जाती है। जहां खाने पीने में इतनी वैरायटी हमारे पास होती है, वहां धुंध और स्मॉग की वजह से हमारे वर्कआउट और वॉक करने की रूटीन भी डिस्टर्ब रहती है। और बेशतर अफराद जो है ना, सर्दी की वजह से सुस्ती का मुजाहिरा भी करते हैं और जिसकी वजह से और अक्सर लोग ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं हमें कि सर्दियों में उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया है। तो जनाब, अब मौसम सरमा खत्म हो रहा है और हर किसी की एक ख्वाहिश होगी कि मौसम गर्मा के आने से पहले ही हम वजन कम कर ले, क्योंकि सर्दियों में अंदाजा नहीं होता कि हमारा कितना वजन बढ़ चुका है। जब सर्दी खत्म होती है, जैकेट्स और गर्म कपड़े जब उतरना शुरू होते हैं तो पता चलता है कि जनाब हमारी बॉडी कितनी डी शेप हो चुकी है। तो मौसम सरमा में वजन बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है और जिन लोगों का वजन इस वक्त बढ़ चुका है वो इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। हमने एक ऐसे मेहमान को दावत दे रखी है जो हमेशा हमें बहुत ही कारआमद टिप्स देते रहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रहमान अब्बास, हैं फिटनेस एक्सपर्ट है। रहमान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बहुत अच्छी बातें की और वैसे भी ये रियलिटी है। और जब कपड़े उतरने फिर पता चले कहाँ चीजें स्टोर आ चुका हुआ और मैंने क्या क्या खाया था। बिल्कुल ऐसे इन चीजों को सेव करना चाहिए। मतलब कि आप एक्स्ट्रा खा रहे हो, उसके अलावा अपनी रूटीन डिस्टर्ब है, तो क्यों ना अपनी लाइफ को चेंज किया जाए और तभी आने वाला वक्त अच्छा होगा। ये नहीं कि खा पी के हम बैठ गए तो अपनी जिंदगी को आप शॉर्ट कर रहे हो। तो हम अपनी जिंदगी को, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, उसको सेहत है, तो उसको हम क्यों ना रिकवर करते रहे। बिल्कुल है ना। पीना, आपको मालूम है कि विंटर में लोगों ने बहुत कुछ खाया और ये बड़ी कॉमन बातें हैं, सर बढ़ गए अब क्या करें। अब खाते वक्त मैं याद नहीं आता, उसके बाद में याद आता हूँ कि अच्छा सर अब आपकी जरूरत है। तो हम इसको क्यों ना एक रूटीन बनाए। कोई बात नहीं, 5 मिनट से हम स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के बाद, क्योंकि मैं कुछ बताने से पहले ये सोचता हूँ कि आई एम क्लाइंट और मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सी चीज मोटिवेट कर सकती है और आसान रास्ता कौन सा। क्योंकि हर इंसान चाहता है, समटाइम मैं भी बोर हो जाता हूँ एक रूटीन के साथ, तो मैं खुद को चेंज करता हूँ, कोई ऐसी एक्टिविटी रूटीन में ला के ताकि मूड भी चेंज हो जाए। बाकी चीजें तो जिंदगी की चलती रहेंगी, प्रोफेशनली, पर्सनली, वो सब चीजें चलती रहेंगी। चल रहा है, बिल्कुल तो ऐसी है। अपनी सेहत के लिए क्या है, क्योंकि सेहत है तो आगे आने वाला वक्त अच्छा है। अल्लाह ताला ने सेहत दी है तो हम इसको क्यों ना रिकवर करते रहें और बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहें। क्योंकि ये एक मेडिटेशन है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी है, मैंने किसी को खुश करने के लिए या खुद को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो खुद को रिकवर करना एक मेडिटेशन है। तो ये चीजें जब तक आपके माइंड में नहीं ना होगी तो चेंज नहीं होगा। लेकिन रहमान, मुझे ये बताइए और हमारे देखने वालों को भी कि मोटापा या जब जिनकी तोंद निकल आती है वो निकलती किस वजह से है? क्या हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड ठीक नहीं होती है या बेइतदाली में जो हम खाना खा रहे होते हैं उसकी वजह से होता है? देखिए, बॉडी में एक सिस्टम है प्रॉपरली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी खा रहा हूँ, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद खा रहा हूँ, फिर 3 घंटे बाद खा रहा हूँ, कोई प्रॉपर बैलेंस नहीं। अगर आपने एक रिदम रखनी है तो बॉडी को उस हिसाब से फूड भी एक प्रॉपर साइकिल में दें। अब 5 बजे खा रहा हूँ, कल मैं 9 बजे खा रहा हूँ, फिर मैं 12 बजे खा रहा हूँ, कोई प्रॉपर एक बैलेंस नहीं है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी, वेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपकी एक्टिविटी नहीं है तो 3 जगह पे आपका वेट स्टोर होना। सबसे पहले फेस और सेल्फी खराब होनी शुरू हो जाती फिर उसके बाद एब्डोमिनल एरिया, कोर एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद ग्लूट्स एरिया आ जाता है जो सबसे इफेक्टिव है और आपकी मूवमेंट, आपकी मोबिलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 स्टोर एरिया है जहाँ खाया पिया जाके ना बैठ जाता है कि हाँ अब ठीक है। फेस भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल भी, और उसके बाद ग्लूट्स भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, उनको आप क्यों ना रिकवर करें।
ठीक है, तो फिर किस तरह की फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए? जैसे सर्दियों में मैं बात करी थी कि लोग ना बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं, ऊपर से कोरोना भी था तो आधे से ज्यादा लोगों ने तो छोड़ दिया जिम जाना या एक्सरसाइज करना भी। तो किस तरह फिर घर पर रह के हम लोगों ने अगर खाना भी और साथ अपने आप को फिट भी रखना? देखिए, पहली बात तो ये कि लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं है, लाइफ अप डाउन होती रहती है। तो हम एक रूटीन को फोकस करके ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं, हमें ये सोचना चाहिए भी कि लाइफ के साथ साथ हमने खुद को एडजस्ट करना है, फाइट करनी है, सिचुएशन से आगे फाइट करके आगे मूव करना है। तो इजी वर्कआउट, उससे पहले मैं कुछ टिप देना चाहूंगा कि मॉर्निंग और डिनर में दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। मॉडरेट लेवल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कार्ब हो, बहुत ज्यादा ऑयली फैटी चीजें नहीं आपने खानी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 ब्राउन ब्रेड, अगर आपने वो नहीं करना, देसी स्टाइल में करना है, तो स्मॉल चपाती और हल्का सा बटर लगा ले। ठीक है। और 2-3 एग्स करने हैं, या नॉर्मली क्या होता है कि मीडियोकर लेवल में, या अगर हम थोड़ा सा डाउन देखें तो सालन वगैरह होता है, तो चपाती पराठा नहीं खाना। ठीक है, क्योंकि चपाती सादी रोटी होनी चाहिए, हाँ। उसके ऊपर बटर वगैरह लग जाएगा। तो ये चीजें, उसके बाद डिनर में आपने कार्बोनेटेड चीजें नहीं खानी, कोई एक्स्ट्रा ड्रिंक कार्बोनेटेड नहीं पीना। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा राइस नहीं खाने, ठीक है, चपाती नान नहीं खाना, क्योंकि हमारी एक्टिविटी, हमारा सोने का टाइम है, तो वो चीजें जो है ना बैड कार्ब में चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होनी, तो वो बैड कार्ब में चेंज हो जानी। तो दो चीजों का आपने पहले फोकस करना, उसके बाद अपनी एक्टिविटी। अगर तो आपके पास लाइफ बहुत बिजी चल रही है, टाइम नहीं है, तो मॉर्निंग नहीं तो सोने से पहले 5 to 10 मिनट, टू बी ऑनेस्ट 5 से 10 मिनट अगर आप नॉन स्टॉप वर्कआउट कर लो तो आप हेल्दी एंड फिट रह सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कि मेरे पास सामान नहीं है, ये सिर्फ अपने माइंड को और सिर्फ बहलाने के लिए कि यस मुझे अब मेरे पास सामान नहीं तो अब मैं क्या करूं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास अपना बॉडी है, उसका वेट है, तो आपने वर्कआउट करना है विदाउट वेट और ब्रेक नहीं लेनी। अगर बहुत ज्यादा दिल करे तो 10 सेकंड आपने ब्रेक लेनी। ठीक है, इसको कहते हैं कार्डियो वर्कआउट। ठीक है, एक सर्किट में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पुशअप्स कर लिए, फिर उसके बाद हमने माउंटेन क्लाइंबिंग कर ली। अब जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम प्लान्स भी बताते हैं कि ये वर्कआउट आपने करना है विदाउट, क्योंकि ये अवेयरनेस मैसेज है उन लोगों तक जिनके पास जिम नहीं है, सामान नहीं है, वो जा नहीं सकते, तो ये उन लोगों के लिए अवेयरनेस मैसेज है कि खुद को कैसे आपने फिट रखना है, और खुद को बहानों में नहीं डालना कि हमारे पास सामान नहीं, ये नहीं है, हमारे पास मैट नहीं है, हमारे पास डंबल्स नहीं है, तो हम शायद कर नहीं सकते हैं। आप इंटरनेशनली जितने भी वर्कआउट आप देख लें विदाउट वेट हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ होते हैं, इसको क्रॉसफिट वर्कआउट कहते हैं, कार्डियो वर्कआउट कहते हैं। कार्डियो वर्कआउट मींस कि विदाउट ब्रेक आपने ये वर्कआउट करना। आपने पुशअप्स लगा लिए, नो ब्रेक, फिर आपने लाइट सा जंप कर लें 10 to 15, नो ब्रेक, फिर उसके बाद आप प्लैंक करें, देन आपने ये प्रॉपर्ली एक सर्किट में आपने ट्रेनिंग करें। इसको कार्डियो वर्कआउट कहते हैं, क्रॉसफिट एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये इजी वर्कआउट है, 5 to 10 मिनट्स, मींस कि आपके 2 सर्किट्स, 2 ट्रेनिंग पैटर्न आपके चलेंगे, और आपकी कैलोरीज डेली जो जितनी भी एक्स्ट्रा आपने ली है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी। 5 to 6 डेज लगते हैं एक बॉडी को रिदम में आने में, और उसके बाद एक बॉडी फिट होना शुरू हो जाती है। ये इंटरनेशनली भी आप कहीं भी चले जाएं 5 to 6 डेज लगेंगे, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स मूव करेंगे, और आफ्टर 5 डेज जब वो दोबारा रिपीट होते हैं तो आप एक रिदम में आना शुरू हो जाते हैं, आपका स्टेमिना भी अच्छा हो जाता है। और दूसरा रहमान, हमारा यही मसला है ना, हम एक चीज को लेकर नहीं चलते, स्टेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर। मतलब हमने 1-2 दिन किया और हमें क्रैम्प्स पड़ गए और हमने वो चीजें छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं कि अब हमें कंधों में दर्द हो रही है, बाजू में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, तो वो उस चीज को हम लेकर ही नहीं चल रहे होते। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं और बहुत सुनने को मिलती है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्माइल कर रहा था कि क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं। क्रैम्प्स इसलिए पड़ते हैं कि हम जो है ना, हम चाहते हैं चुटकी बजाई और हम कम हो जाए। अब मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि आपने कितनी देर में इकट्ठा किया? सर हमने 2 साल में इकट्ठा किया, 3 साल में इकट्ठा किया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक चुटकी बजाने से ही सारी चीजें कम हो जाएंगी? मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, मैं डेली लोगों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको मोटिवेट करने से किसी की जिंदगी बदल सकती है तो मैं रोज करूंगा। अब 2-3 साल में चीजें आपने इकट्ठी कर ली हैं, आप खा पी रहे हो उसी तरह, तो आप कैसे सोच सकते हो कि 2 से 3 दिन में आप कम ये चीजें हो जाएंगी? तो ये क्रैम्पिंग इसलिए होती है कि हम कहते हैं जी चुटकी बजाइए, आज ही सारा कुछ लगा लेना, आज ही कम हो जाए ना, और कल देखना पिक्चर में हाँ मैं अच्छा है या मिरर में मैं अच्छा है, तो आज ही। तो इसलिए कि रिदम के साथ आपने बिगनर लेवल से स्टार्ट करना है। चाहे मैं, अगर मैं ब्रेक के बाद करता हूं तो मैं इसको स्लो लेवल से स्टार्ट करूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके 5 रैप्स 2 रैप्स प्लस करता जाऊंगा, तो अप लेवल पे आ जाएगा, बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। अब एक ही दिन में अच्छा जी मैंने वो पैटर्न देखा था,
15 रैप्स हो गए हैं, अच्छा मैंने 15 आज का स्टेमिना बहुत अच्छा है, और जब आपने बॉडी को एकदम आपने 50 प्रेशर रैप्स का प्रेशर दिया है तो ऑब्वियसली वो क्रैम्प्स पड़ेंगे, अंडर प्रेशर हो जाएगा। आप 10 से स्टार्ट करें, देन 15, 20, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आप जाएंगे तो क्रैम्प्स कभी नहीं आएंगे। मसल स्टिफनेस होती है, पंप्ड अप होते हैं, पंप्ड अप होते हैं, ठीक है, और क्रैम्प्स नहीं होंगे। तो ये अब चुटकी बजाया सारा कुछ कम हो जाए, ये पॉसिबल ही। लेकिन वार्म अप फिर कितनी देर पहले करना चाहिए? अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे पहले वार्म अप करना कितना जरूरी है? वार्म अप बेसिकली है क्या? मसल रेजिस्टेंस है, कंट्रोलिंग है, आपने स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, थेरेपी, एक्सरसाइज, ये सारी एक ही साइकिल की चीजें हैं, एक ही फैमिली है। उसमें आपने क्या करना है, ट्रेनिंग से पहले 2-3 एक्सरसाइजेज आपने देखनी है, होल्डिंग एक्सरसाइज। मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ ताकि कोई बिगनर है उसको इजीली समझ आ जाए। रेजिस्टेंस आपने करना है, स्ट्रेचिंग करनी, जैसे हम उठते हैं बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, सेम लाइक योगा एक्सरसाइज के 2-3 मूव्स ले लें, ठीक है, या आप थेरेपी एक्सरसाइज के 2-3 मूव्स ले लें। 10-10 सेकेंड आपने स्ट्रेचिंग करनी है, देन आप एक स्टार्टिंग वर्कआउट आप उसमें फर्स्ट सेट करें लाइट रैप से, उसमें मिनिमम रैप्स आपने करने, वो आपका बहुत अच्छा वार्म अप हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड सेट में आप लेवल अप कर लें। तो ये आपकी योगा, स्ट्रेचिंग, स्टेबिलिटी, स्ट्रेचिंग करनी है आपने, होल्डिंग करनी है, ये टाइम आपने काउंट करना है, ये आपका वार्म अप, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, ये सारी एक ही फैमिली है। जितने भी नाम लिए ये एक ही फैमिली है, ये नहीं कि योगा डिफरेंट है। योगा बेसिकली है क्या, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग करनी, होल्डिंग करनी, आप में बैलेंस आए ताकि वो मसल उतनी देर स्ट्रेच हो। आप जितने भी फुटबॉलर्स देख लें, क्रिकेट में देख लें, वो पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। एग्जैक्टली 5 to 10 5 मिनट इसलिए बोला है कि क्योंकि हम एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं तो हमें कोई ऐसा प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जाना, तो 5 मिनट इनफ है। हम क्या करते हैं प्रोफेशनली 15 मिनट्स हम स्ट्रेचिंग करते हैं, डिफरेंट एंगल से हम करते हैं ताकि बॉडी एक रिदम में आ जाए, मसल जो है ना वार्म अप होना शुरू, फिर उसके बाद वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए नॉर्मल पर्सन को 5 मिनट इनफ है। कोई भी योगा के 3 मूव देख लें, स्ट्रेचिंग के मूव देख ले, थेरेपी एक्सरसाइज के मूव देख ले, क्योंकि आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम बताते रहते हैं तो उसमें कोई से भी 2-3 मूव्स ले लें और उसको होल्डिंग आप करें, तो ये आपका बहुत अच्छा वार्म अप हो जाएगा। लेकिन रहमान, हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्री वर्कआउट से पहले यहाँ पे ये वार्म अप के दौरान ही सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये अननेचुरल नहीं हो जाता? ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है क्या? वेल, बिगिनर के लिए तो आप सोचे भी ना। अच्छा, रियलिटी की मैं बात करने लगा हूँ ऑन स्क्रीन के। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम बिगिनर, मैंने अभी स्टार्ट की है, अब सामने वाला पर्सन वो सप्लीमेंट ले रहा है, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो प्रोफेशनली लेवल पे कितना ले रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तो मुझे किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो मैं वो चीज लाजमी लूंगा। विटामिन सी मुझे चाहिए, इम्यूनिटी के लिए चाहिए, या विटामिन डी चाहिए, तो डेली उसको रिकवर करने के लिए मुझे उसकी जरूरत है। फॉर बिगनर अगर वो फौरन सोचता है कि सप्लीमेंट्स पे जाना है तो समझे कि पैसे का ज़ाया, पैसे जाया करने वाली बात है। अब मेरी बॉडी यूज टू नहीं है, उसमें हाई कैफीन है, अमीनो एसिड्स हैं, तो मैं फौरन लेना शुरू कर देता हूँ। बॉडी एकदम एक्सेप्ट नहीं करती, हीट होना शुरू हो जाएगी, लिवर पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं। आप सप्लीमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, हम क्यों, डॉक्टर क्यों, समटाइम डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, क्यों करते हैं? सप्लीमेंट्स बेसिकली है क्या? सप्लीमेंट बेसिकली अगर नेचुरली इंग्रेडिएंट्स में किसी चीज की कमी है तो उसको लेवल पे लाने के लिए सप्लीमेंट्स में आते हैं। विटामिन सप्लीमेंट्स में, आप बोन्स के जितने इंग्रेडिएंट्स है वो सप्लीमेंट्स में है। उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप में किसी चीज की कमी हो, नॉर्मली बस सिंपल वर्ड में। ठीक है, अब बिगिनर को नहीं जरूरत, पहले तो वो नेचुरली डाइट से तो ऊपर आए, जिसको उसने रूटीन में आगे लेके चलना है। एकदम से मैं ये पकड़ लूं जी ये सप्लीमेंट मुझे बहुत सूट करता है, मैं उसने किसी को देखा देखी हम लोग शुरू कर देते हैं, तो वो मैं खाना शुरू कर दिया, मेरी बॉडी उस लेवल की नहीं है, ना मेरा वर्कआउट उस लेवल का है। अब फॉर एग्जांपल मैं इतनी पोटेंसी कैफीन की ले लेता हूँ, वो वर्कआउट में कर रहा हूँ 10 मिनट्स का, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान है। आपकी हीटिंग, बॉडी में हीट होना शुरू हो जाएगी, उसके अलावा लिवर पे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि एक तो पैसे का ज़िया है, फिर उसके बाद सेहत भी डैमेज होने का खतरा है। तो इसलिए बिगनर के लिए बेवकूफ़ी है, वो पैसे का ज़िया मत करे, क्योंकि 5 to 10 एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो पैसे का ज़िया मत करें। आप इसको नेचुरली डाइट से एक बूस्टिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सप्लीमेंट नहीं चाहिए, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं कॉफ़ी, ग्रीन टी इसको प्री वर्कआउट में लूंगा, 2-3 एग्स में लूंगा, अगर आप नहीं तो साथ एक पोटैटो में ऐड कर लूंगा, ये एक अच्छा बूस्टर बन जाता है। मतलब ये नेचुरल प्री वर्कआउट हो गया आपका। क्योंकि प्री वर्कआउट है क्या, आपकी कैफीन है, कैफीन हमें चाहिए नेचुरल सोर्स से हम ले लेते हैं,
कार्बोनेटेड चीजें चाहिए, हम नेचर सोर्स से हम ले ठीक लेते है। हैं। इसलिए नॉलेज ना होने की वजह से हम पैसे का ज़िया करते हैं। 5 to 10,000 हमने लगाया, उसके बाद सूट नहीं किया तो वो हमारे लिए बेकार। बिल्कुल ऐसे ही, और फिर हमारी सेहत के लिए भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाता है। रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और हमेशा जब भी रहमान आते हैं ना तो हमारे साथ कोई ना कोई अच्छी टिप्स शेयर करके जाते हैं। वैसे भी आप लोग उनके सेगमेंट्स देखते रहते हैं, तो आज हमने उनको मदऊ किया था कि आपके साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट कर सके फिटनेस के हवाले से, क्योंकि आजकल मसला भी यही है कि जितने आपकी इम्यूनिटी लेवल लो होती है, आप बीमारियों का उतना शिकार होते हैं। तो इसलिए फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी फिटनेस और सेहत के हवाले से। तो हम कभी आपने एक चीज़ नोट की है जनाब कि माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन माँओं की सेहत के बारे में ज़्यादा हम लोग बॉदर नहीं करते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी से लेकर जवान होने तक माँ अपने बच्चों की जितनी केयर करती है ना, उसकी मिसाल आज तक नहीं मिली हमें। और आज हम माँओं की सेहत के हवाले से ही बात करेंगे, और ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन की सेहत के हवाले से, क्योंकि जब से कोरोना वबा फैली है, इस हवाले से कंफ्यूजन ही बरकरार है कि हामला ख़वातीन को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और कोरोना वबा हामला ख़वातीन के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर NCOC के हवाले से देखा जाए तो उनकी वेबसाइट के मुताबिक तो हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं, मगर हम देखते हैं कि अवाम को इस हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो हामला ख़वातीन कोरोना वबा के दौरान कैसे एहतियात करें, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पेचीदगियों से कैसे बचा जा सकता है, और क्या हामला ख़वातीन कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा सकती हैं कि नहीं लगवा सकती, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अख्तर राना है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। मैडम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम। ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक है। मैडम, जैसे मैं बात करी थी कोरोना वायरस के हवाले से, जब से ये फैली है, जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर जो कंसीव कर रही होती हैं, उनके अंदर एक कन्फ्यूजन बरकरार रहती है। तो हमें बताइए, जो मुतासिरा माएँ होती हैं, जो उन्होंने हमल करा होता है, वो कितना मुतासिर हो सकती हैं कोरोना वबा की वजह से, किन किन पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो कोरोना है वो हामला ख़वातीन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। यानी कि अगर एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना हुआ है और एक प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना हुआ है, तो मुमकिन है कि प्रेग्नेंट वुमेन में सिम्टम्स ज़्यादा हों, और बाज़ औक़ात उसमें कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो दो चीज़ें होती हैं, माँ है और उसके अंदर बच्चा है। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स हमें हर चीज़ का ख्याल करना होता है, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है। क्योंकि पहले अगर आप एहतियाती तदबीर करेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी होने के बाद तो फिर उसका इलाज है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम उसकी हिफाजती तदबीर करें। कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सी मिथ्स हैं, और इस वक्त अवाम में इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट औरतों में तो बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में कन्फ्यूजन है, आया कि लगाएं कि ना लगाएं। मेरे पास जितनी भी ख़वातीन आती हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, डॉक्टर साहब कोरोना वैक्सीन लगवा लें? ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में दो जो लीडिंग चीज़ें हैं वो है एक इंग्लैंड का रॉयल कॉलेज और दूसरा है अमेरिकन। बिल्कुल। दोनों जगह पे बहुत वास्ट नंबर ऑफ केसेस मतलब औरतों को लगाया गया। 2,75,000 से ज़्यादा ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। ओके। और इस वक्त तक कोई भी ऐसा डेटा सामने नहीं आया जिससे ये पता चले कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से किसी भी हामला औरत को कोई नुकसान कोई प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है। यानी कि इसमें से तकरीबन 1 लाख केसेस तो इंग्लैंड में रिपोर्ट में उन्होंने स्टडी में इस्तेमाल किए हैं, और 1,75,000 तकरीबन अमेरिका में इस्तेमाल किए। और ये जो स्टडी मैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, ये तीन वैक्सीन्स के ऊपर ज़्यादा की गई है, जिसमें से एक फाइज़र है, एक बायोटीनॉम है और तीसरी है मॉडर्ना। ठीक है। तो इन तीनों वैक्सीन्स की सेफ्टी के बारे में ये रिकमेंडेशन आई है कि ये कम्प्लीटली सेफ है, और इससे किसी भी किस्म का हमल पे या औरतों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है।
तो मुझे बताइए डॉक्टर साहिबा कि किस दौरान, मतलब प्रेगनेंसी के किस स्टेज पर हम लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपको पता है नोजिया वगैरह और तबीयत बोझल सी रहती ही है। अच्छा, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया। मैं आई एम वेरी ग्लैड कि आपने पूछा, क्योंकि कुछ अरसे तक ये मिथ रही थी और लोग ये अवॉइड कर रहे थे कि जी पहले 12 हफ्ते में कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए। या कुछ लोग ये कहते थे कि जी हम अब प्रेगनेंसी स्टार्ट करने लगे हैं या हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए। इस किस्म की कोई बात नहीं है कि अर्ली डेवलपिंग पार्ट में बेबी के ऊपर इसका कोई नुकसान है। तो इसलिए आप उसको किसी भी स्टेज पे लगवा सकते हैं। आप ट्राई कर रहे हैं आप तभी लगवा सकते हैं। आप पहली हमल के पहले ट्राइमेस्टर में हैं आप तभी इसको सेफली लगवा सकते हैं। अगर आप हमल के सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं तो भी लगवा सकते हैं। आप ये इंतज़ार ना करें कि मेरी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं जाके वो वैक्सीनेशन कराऊंगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन हो जाती है और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाती है तब इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। exactly, और एक चीज़ और मैं बताती चलूँ कि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च और स्टडीज सामने आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस में स्टिल बर्थ रेट और प्री टर्म डिलीवरी रेट ये बहुत ज़्यादा हो गया है उन औरतों में जिनको शदीद कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो कोरोना वायरस का शिकार हुई हैं। तो मुझे बताइए वैक्सीन के हवाले से ही कि अगर वैक्सीन जिन्होंने लगानी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उन्हें क्या पहले टेस्ट करा लेना चाहिए अपने कोरोना का या वैसे भी लगवा सकते हैं? नहीं, इसकी टेस्ट की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और कोई भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं क्या? मतलब इस वक्त हम देखते हैं ना मार्केट में मुख्तलिफ वैक्सीन। हाँ, मुख्तलिफ वैक्सीन है। देखिए सारी वैक्सीन सेफ हैं, ठीक है, लेकिन 3 वैक्सीन के जो सेफ्टी है वो प्रूवन मैंने आपको बता दी है। तो लेकिन हर वैक्सीन सेफ है क्योंकि सारी वैक्सीन इसी लिहाज से बनाई जाती हैं, किसी में भी लाइव वायरस नहीं है। तो ये वाली बात जो कही जाती है कि कोरोना की वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि ये कोरोना नहीं करता, ये सिर्फ उसके थोड़े से उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें ये होता है कि आपको बुखार हो जाए, आपको टायर्डनेस महसूस हो या आपको जनरलाइज्ड वीकनेस महसूस हो या शायद आपको जो इंजेक्शन साइट है उस पर थोड़ी स्वेलिंग हो जाए और वहाँ पे दर्द हो। ये उसकी नॉर्मल सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट दैट्स मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लगेगी तो आपको कोरोना हो जाएगा, क्योंकि लाइव वायरस नहीं है। दूसरा मैडम, आजकल आपको पता है वैक्सीन की डोजेस तो पूरी हो चुकी हैं, बूस्टर डोज लग रही है, तो मैं उस हवाले से बताइएगा, क्योंकि बूस्टर डोज लग रही है कि एंटीबॉडीज आपकी देकर दन लगाई जाती है, तो उस हवाले से फिर टेस्ट कराया जाए या बूस्टर डोज भी ऐसे लगवा? नहीं, इसके लिए टेस्ट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो रिजीम रिकमेंडेड है वो ये है कि जब आपकी सेकंड डोज इसकी लग जाए तो उसके 3 माह बाद आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और वो भी कोई भी लगवा सकते हैं? कोई भी लगवा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि जिस भी वैक्सीन को आप फॉलो कर रहे हैं आप उसी की बूस्टर डोज लगवाएं। तो इससे कोई हेल्थ पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? जो प्रेग्नेंट खातून है या फिर बेबी पे तो नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि सब इस वक्त जितनी भी हामला खवातीन है वो डरी हुई हैं कि हम लोगों ने बूस्टर डोज लगवानी है कि नहीं लगवानी। मैं आज स्पेशली इस प्रोग्राम में यही बताने के लिए आई हूँ कि जो प्रेग्नेंट और हामला खवातीन हैं या वो खवातीन जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनको चाहिए कि वो बिल्कुल भी ना डरें इस चीज़ से, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डिप्थीरिया की वैक्सीन है जो हम प्रेगनेंसी के दौरान लगाते हैं, या खुन्नाक की है, कारी खांसी की है, टेटनस की है, और इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है ये परफेक्टली सेफ है। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब आप ये भी हमें बता दें कि अगर जिस औरत ने कंसीव किया हुआ है, प्रेग्नेंट है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसको कोरोना हो जाता है तो तब उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और दूसरा बेबी को भी क्या उसमें सफ़र करना पड़ सकता है? अच्छा, अब देखिए, जब किसी औरत को अगर प्रेगनेंसी के साथ कोई भी डिजीज़ हो, ठीक है, तो वो डिजीज़ की शिद्दत ज़रा ज़्यादा हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो जाता है और उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि निमोनिया है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा हाइपोक्सिया है, यानी कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है, तो ऑफ कोर्स उसका बेबी भी इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह से मतलब हाई रिस्क पे होता है, बहुत हाई रिस्क। इसीलिए हमें इस बात के बारे में ये रिकमेंडेशन स्पेशली रॉयल, क्योंकि मैं रॉयल कॉलेज की फेलो हूँ, तो हमें जो हर वक्त नोटिफिकेशंस आती हैं उसमें से
सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यही है कि आप इनकरेज करें पेशेंट्स को कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जिन लोगों के 2 डोजेस कंप्लीट हो चुके हैं वैक्सीनेशन के, उन्हें कोरोना वायरस लेस इफेक्ट करता है। इन्फेक्शन हो सकती है पे भी, लेकिन वो बहुत माइल्ड होती है कि उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर सकती है। तो लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई होती, उनकी बॉडी फाइट नहीं कर पाती, उसकी वजह से डिजीज की सिवियरिटी बढ़ जाती है। और वो लेडीज जिनमें और कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि उनको डायबिटीज भी है, जैसे उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको रीनल डिजीजेज हैं, या उनको और कोई इस किस्म के मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, अगर उनको खुदा न खास्ता ऑन द टॉप वो कोविड इन्फेक्शन डेवलप कर लेती हैं, तो वो उनको ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगी, नंबर 1 प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको चाहिए आप अवॉइड करें गैदरिंग्स में जाने में, 6 फीट का जो डिस्टेंस रूल है उसको आप फॉलो करें। किसी भी घर में फर्द को खांसी या बुखार या जुकाम हुआ हुआ है, आप उसको उस वक्त तक कोरोना समझें जब तक इट्स नॉट प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, उसको उनसे कंटैक्ट को अवॉइड करें। मास्क, फेशियल कवरिंग या मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अव्वल तो आपको चाहिए कि आप मास्क लें जो कि ट्रिपल लेयर में बना होता है। अगर आप वो नहीं है या नहीं ले सकते, तो आप फेशियल कवरिंग जैसे कि नकाब है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चादर का पल्लू भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपने फेस को कवर करना है, क्योंकि अगर आपका फेस कवर्ड है तो डायरेक्टली जो हवा के अंदर ज़र्रात किसी दूसरे इंसान के सांस लेने से आते हैं वो आपके मुंह में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आपकी नाक के अंदर से डायरेक्टली नहीं जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी नाक और मुंह को ढांक लें। और बहुत सी मैडम जो ख़वातीन हैं जो कोरोना का शिकार हैं, वो इस वजह से भी डरी हुई हैं कि अगर हम कोरोना का शिकार हो गई हैं तो हमारा बेबी जो है प्री मैच्योर पैदा ना हो जाए। क्या ऐसे भी खतरात लाहक हो सकते हैं? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हामला ख़वातीन में अगर उनमें सीवियर कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें 2 रिस्क बढ़ जाते हैं। एक है प्री टर्म डिलीवरी का और दूसरा है स्टिल बर्थ का। तो प्री टर्म डिलीवरी में ये होता है, या तो ये एआटोजेनिक हो सकती है। एआटोजेनिक का मतलब है कि यानी कि हमें खुद ही से उन बच्चे को जल्दी डिलीवर करना पड़ा। वो इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा लो हो गई हैं और हम उसको किसी तरीके से चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, तो हमें मुमकिन है कि बच्चे को जल्दी डिलीवर करना पड़ जाए। क्योंकि ज़ाहिर बात है 2 चीज़ों का एक वक्त में ख्याल करना वज़ाफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासतौर पे अगर औरत बहुत ज़्यादा सिक है और आईसीयू में है तो उस दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली अगर बच्चा 32-34 वीक्स के करीब पहुंच गया तो उस सूरत में हमारी कोशिश होती है कि पहले बच्चे को भी डिलीवर कर लें, वरना फिर दोनों ही की मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी का ज़्यादा चांस होता है। क्या बच्चा भी मतलब अगर पैदा हुआ है तो वो भी क्या कोरोना का शिकार हो सकता है अगर माँ कोरोना का शिकार है तो? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब माँ को कोरोना होता है तो ऑफ कोर्स उसके बच्चे में उसकी एंटीबॉडीज जाना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब औरतें वैक्सीनेशन कराती हैं तो उनके बच्चों के अंदर भी वो जो एंटीबॉडीज चली जाएंगी, उससे उनके बच्चे भी पैदाइश के फौरन बाद कुछ अरसे के लिए महफूज होंगे कोरोना से। तो इसीलिए जब हम किसी भी हामला औरत का इलाज करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं बच्चे में भी जाएंगी। अब ये तो हमें एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि जब कोरोना किसी औरत को होता है तो क्या उसके बच्चे को पेट में कोरोना हो रहा है कि नहीं, ये तो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन ये ऑब्वियस है कि जो माँ की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो बच्चे की बॉडी में भी जाएंगी। माँ की बॉडी में अगर ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है, तो ऑफ कोर्स उसके बच्चे के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइपोक्सिक चेंजेस तो बच्चे के अंदर आ सकती हैं। तो इसीलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि किसी भी स्टेज पे औरत की सैचुरेशन बहुत लो ना हो। दूसरा मैडम लास्ट पे हमें बता दें, बच्चा पैदा हो गया, डिलीवरी होगी, उसके बाद जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज लगवानी है वो कितनी देर बाद लगवा सकती हैं? डिलीवरी के बाद जिन्होंने बूस्टर डोज अपनी लगवानी है, वो जैसे मैंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी वैक्सीनेशन के 2 डोजेज पूरे हो जाते हैं उसके 3 मंथ्स के बाद अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं।
ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर नाहिद अख्तर राना मौजूद थी और गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज अपने हमसे गुफ्तगू की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन का ख्याल किस तरह रखना है, और ख़ास तौर पर ये जो कोविड का मसला चल रहा है इसमें उनको अपने ख्याल रखना और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो जनाब कुछ टिप्स आपको मिल गई होंगी तो ज़रूर उस पर अमल दरामद कीजिएगा। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं। और आजकल लाहौरियों का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, क्योंकि महंगाई का जिन ऐसा बेकाबू हुआ है कि इस पर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। और आम मार्केट तो दूर, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का ये जो तूफान है ये ऊंचाई होता जा रहा है। और यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। घी हो गया, कुकिंग ऑयल, ज़ीरा, टी वाइटनर, सर्फ, शैम्पू और दालों समेत मुतअद्दिद अशिया महंगी कर दी गई हैं। और शहरी दुहाई दे रहे हैं इस वक्त के परचून बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स में कुछ भी फ़र्क अब हमें नज़र नहीं आ रहा। और जो हमारी रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनकी कीमतें क्यों बार बार इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत और इंतज़ामिया महंगाई के इस जिन को क्यों नहीं काबू में कर पा रही है। हम देखते हैं ब्रॉयलर की कीमत में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो जाता है। कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद यूसुफ चीमा है, सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं अब्दुल कादिर हैं। सर मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, अब्दुल कादिर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। अब्दुल कादिर आपसे ही स्टार्ट करूँगी। हम रोज़ अपने नाज़रीन के साथ महंगाई की सूरत हाल जो है वो आगाह करते हैं उन्हें कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें बताइए आज लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। अच्छा, आज जो है वो नाजरीन को हम रोज़ाना बताते हैं कि आज जो मार्केट कमेटी की नरखनामे जारी हुए हैं सरकारी, तो जो जारी करने वाले हैं वो भी आज हमारे साथ हैं कि रोज़ाना जो है वो सब्जियों के, फलों के और पोल्ट्री मसनूआत की जो नरखनामे जारी किए जाते हैं उनके पीछे हाथ किसका है। तो आज जो जारी हुए हैं वो, अब चीमा साहब हमारे साथ हैं। 12 सब्जियां आज जो महंगी की गई हैं। टमाटर की कीमतें गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से मुसलसल बढ़ रही थी, लेकिन आज टमाटर की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। बाजार उसकी कीमतों को मुस्तहकम रखा गया। 130 रुपये परचून कीमत है, लेकिन फिर वही बात कि मार्केट में 130 रुपए में दर्जा अव्वल का मियारी टमाटर अवेलेबल नहीं है। लहसुन की कीमतें अब जो है वो बढ़ने लगी हैं। लहसुन तकरीबन आज तीसरा चौथा रोज़ है कि इसकी कीमत में इजाफा, पहले 5-5 रुपए का इजाफा था। आज चीमा साहब हमारे साथ हैं तो आज 10 रुपए का इजाफा हो गया। 310 रुपए की कीमत जो है इसकी जो है वो मुकर्रर की गई है और 340 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। हरी मिर्च जो है वो 5 रुपए महंगी हुई। इसी तरह हरा धनिया जो है वो 7 रुपए, फूल गोभी 10 रुपए, इस तरह शलजम जो है वो 3 रुपए, शिमला मिर्च 5 रुपए, मटर 7 रुपए, गाजर जो है वो, मटर और गाजर ये दोनों सीजनल हैं, ये नहीं कहा जा सकता, ये तो सर्दियों की सौगात इसे कहा जाता है। शलजम भी उसी में शामिल है। शलजम 3 रुपए, गाजर देसी 2 रुपए और मटर 7 रुपए। और मजमूई तौर पर 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ब्रायलर की कीमत में भी आज फिर दूसरे रोज भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आज 3 रुपए का चीमा साहब इजाफा हुआ है और 284 रुपए से कीमत बढ़ाकर 287 रुपए आपने कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो आज हमने पूछ लिया है अब्दुल कादिर से कि मार्केट में क्या सूरत हाल महंगाई की चल रही है। चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आज मेरे ख्याल से ये प्राइस लिस्ट तैयार की होगी। सर लोगों का तो ये शिकवा होता है कि प्राइस लिस्ट के बरक्स जो है ना वो खरीदो फरोख्त हो रही होती है। मतलब लोगों का एक ही शिकवा है कि हम मार्केट में जाते हैं तो हमें प्राइस लिस्ट से मुताबिक नहीं चीजें मिलती हैं। तो इसकी वजह क्या है, क्यों दुकानदार मनमानी कर रहे हैं इतनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अब्दुल कादिर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 50 से ज़ायद सब्जियां हमारी डेली ऑक्शन होती हैं, सब्जी और फ्रूट, और ये सिर्फ यही बताते हैं कि आज 4 सब्जियों के रेट बढ़ गए, 10 के बढ़ गए। ये कभी नहीं कहा कि आज 25 सब्जियों के रेट कम हो गए। अच्छा, क्योंकि ये डेली ऑक्शन होता है, डेली प्राइस निकलती है और उसी को हम बेंचमार्क रख के उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्राइसेस निकालते हैं। तो एक तो ये बताना चाहिए कि डेली कितनी कम हुई, कितनी बढ़ी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये क्लाइमेट के साथ बड़ा उनका डायरेक्ट रिलेशन है। आज बारिश हो गई है,
कल आलू का रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? अच्छा। कि डिगिंग करनी होती है, उसमें से उन्होंने ज़मीन से निकालना होता है। एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। सब्जियां जो होती हैं उनमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसी तरह अब पिछले महीने बारिश हुई सिंध में काफ़ी ज़्यादा, उससे जो नई क्रॉप थी ठट्ठा की वो थोड़ी सी डैमेज हो गई और उसकी वजह से सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो गई। अच्छा। टमाटर की प्राइसेस पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हैं, डबल से भी ज़्यादा है, इस वजह से कि क्लाइमेट इफेक्ट उस पर हुआ है। अदरवाइज़ तो हमारा 2 महीने की क्रॉप होती है और सर्कल चलता है। अप्रैल से हमारा पंजाब का टमाटर शुरू हो जाएगा, फिर ये 10 रुपये पे आ जाएगा, और इसके बाद फिर ये KPK का शुरू होगा, फिर बलोचिस्तान का होगा, फिर सिंध का चलेगा। ये एक सर्कल चलता रहता है, और इसमें ये कोई फैक्ट्री या मशीन नहीं जहाँ पे हम ज्यादा शिफ्ट्स लगा के तो इसको बढ़ा लें। लेकिन क्या सर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बुनियाद बनाई जाती है कि आप लोग कीमतों का जब तायुन कर रहे होते हैं? जी, इसमें डिमांड एंड सप्लाई भी होता है। यानी अगर ये क्रॉप को इशू ना होता बारिशों से या ठंड की वजह से, तो पिछले साल इन दिनों में 50 के करीब ट्रक आ रहे थे हमारी मंडी में, लाहौर में टमाटर के, डेली के। ठीक है। अभी 15-16 पे आ गए हैं। इस पे जितना फोकस हमारी गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है पहले कभी नहीं हुआ। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वीकली चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग ले रहे हैं, कमिश्नर और DC साहब मीटिंग ले रहे हैं, वीकली हमारे जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चारों सूबों की मीटिंग ले रहे हैं प्राइसेस की, और मंथली प्राइम मिनिस्टर साहब भी मीटिंग ले रहे हैं प्राइसेस की। और फिर इसका बाकायदा कंपैरिजन होता है कि होलसेल रेट क्या है और रिटेल ओपन मार्केट में रेट क्या है, इतना डिफरेंस है, और फिर उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि इधर पंजाब में और पाकिस्तान में इस तरह प्राइसेस के ऊपर इतना चेक एंड बैलेंस हुआ है। जब इतना चेक एंड बैलेंस हुआ तो फिर हमने भी इसको थोड़ा सा और ज़्यादा माइन्यूटली देखना शुरू किया, ताकि कोई हम दूसरे सूबों से हमें कोई फ़र्क ना हो। और पंजाब में आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी प्राइसेस बाकी तीनों सूबों से कम है। यानी अगर टमाटर ले लें, सब्जियां ले लें, हमारी पिछले सालों से भी कम है और दूसरे सूबों से भी रेट्स कम है। जहाँ तक ओपन मार्केट का ताल्लुक है, ओपन मार्केट में हमेशा से ओवर चार्जिंग रही है, उसके लिए प्राइस मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए हुए हैं, लेकिन 50 या 60 प्राइस मजिस्ट्रेट 50,000 दुकानों को हर वक्त नहीं देख सकते। उसके लिए अवाम को भी चाहिए कि रेट लिस्ट के मुताबिक तकाजा करें, उनकी कंप्लेंट करें, और अगर कोई इस तरह से नहीं करता तो फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन सर कार्रवाई भी तो हो सकती है ना, जो हमें दूसरे जब मंडी में हम देखते हैं तो लोग यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट्स मौजूद नहीं होते भी हैं तो कार्रवाइयाँ उस वक्त नहीं हो रही होती हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या करने की जरूरत है अभी भी हमें इस हवाले से? देखिए, मंडी में मैं खुद भी एज ए प्राइस मजिस्ट्रेट होता हूँ, वहाँ पे अगर मेरा स्टाफ भी वहाँ पे होता है, जो मंडी में अगर कोई ओवरचार्ज करता है तो हम उसको पेनलाइज वहीं पे कर लेते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। वहाँ पे वेट एंड मेजर चेक करने का भी हमारे पास सिस्टम है, प्राइस लिस्ट का भी डिस्प्ले करवाते हैं और बाकी चीज़ें भी देखते हैं, और अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट आए तो फौरन उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन मती आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमें अपडेट कर रहे होते हैं, मुझे आप बताइए कि ये जो मजिस्ट्रेट्स का मैकेनिज्म है और प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वहाँ? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि मंडी की सूरत हाल ये होती है कि वहाँ पे सुबह के औकात में शहर लाहौर की गलियों मोहल्लों में जितने भी सब्जी फरोश है ना, वो शहर की सब्ज मंडी में होते हैं सुबह सवेरे जी। हमारे उठने से पहले वो अपनी सब्जियां खरीदते हैं और वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। और जब हमने वहाँ से रिपोर्ट किया है तो सम टाइम ऐसा भी हुआ है, चीमा साहब को ये जान के जो है वो शायद इनके इल्म में ही होगा कि जो प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर अगर आलू की कीमत 38 रुपये लिखी हुई है तो मंडी में आलू जो है वो 25 रुपए में बिक रहा है। अच्छा। तो ये भी तो एक चैलेंज है ना कि आपने 28 रुपए में कैसे लिख दी। चले कीमतें नहीं ज़्यादा हुई, लेकिन बाज़ औक़ात कीमतें कम भी हो जाती हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल जो है वो उसका काम है कि मार्केट में जिस रेट लिस्ट के ऊपर चीज़ें मुकर्रर की गई उस पर फ़रोख्त करना सब्ज़ मंडी में नहीं होती हैं। अच्छा। वहाँ पे मार्केट कमेटी की जो जारी करदा रेट लिस्ट है उससे थोड़ा सा फ़र्क होता है, और वो फ़र्क की वजह भी ये होती है कि जी ये दर्जा अव्वल का है, ये स्पेशल क्वालिटी का है, ये दर्जा दोम का है, ये दर्जा सोम का, और ये मिक्स जो है वो दो तीन दर्जे मिक्स करके कर दिए गए। अब शहरी कहता है कि मुझे जो है वो एक अच्छा जो है वो सब्ज़ी चाहिए, टमाटर मुझे अच्छा दिया जाए, प्याज मुझे अच्छा दिया जाए, फिर उस वक्त जो है वो रेट लिस्ट बिल्कुल साइड पे चली जाती है, फिर वो अच्छे के चक्कर में जो है वो कीमतें भी अच्छी हो जाती हैं, और यही कीमतें जो हैं वो जब एंड यूज़र तक पहुंचती हैं, सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी की दुकान तक पहुंचती हैं, वहाँ पे कीमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। अब सब्ज़ मंडी में भी परचून कीमतें जो हैं वसूल की जा रही हैं। अच्छा। सब्ज़ मंडी में परचून कीमतें वसूल तब की जाए अगर होलसेल की रेट लिस्ट नहीं है। होलसेल की रेट शहरियों के लिए नहीं है, ना उनको उन कीमतों पर चीज़ें दस्तयाब होंगी क्योंकि वो तो होलसेल है।
तो होलसेल के ऊपर ना तो चीज़ें सब्जी फरोश को मिलती हैं, सब्जी फरोश फिर जो है वो परचून की रेट लिस्ट जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता। हाँ, सिर्फ एक रेट लिस्ट है जिसके ऊपर कदरे हमें अमल दरामद होता हुआ दिखाई देता है, वो पोल्ट्री की है कि अगर 287 रुपये फी किलो कीमत है तो वो कीमत 287 ही ले रहा है। ठीक है। वेट में अगर वो कोई बेईमानी कर रहा है या उसको कम कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन वो कीमत 287 ले रहा है। यहाँ पे सब्जियों में तो सूरत हाल ये है कि 5 किलो की एक धड़ी होती है जो मंडी की जुबान है। ठीक है। एक धड़ी जो है वो 5 किलो की नहीं होती, वो 4.5 किलो की होती है और कीमत भी ऊपर होती है। ये भी एक जो है वो मसला है। सो बहुत चीज़ें जो है अभी जो है वो सेट होने वाली हैं, बहुत चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। उसकी वजह ये है कि जो कीमतों का तयन है वो एक अलग कमेटी करती है, कीमतों पर अमल दरामद जो है वो एक अलग कमेटी करती है। ठीक है। अब जो है ये दोनों कमेटियां जो हैं, मेरा ख्याल है कि इन दोनों कमेटियों का आपस में जो है वो इनको मर्ज होना चाहिए। जो कीमतों का तयन कर रहा है उसके फिर उसको इंश्योर भी वही करवाए। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या सर ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों कमेटियां जो कीमतों का तयन कर रही हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रही हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये? जी ऐसा नहीं है। जो कीमतों का तयन हम करते हैं जिसमें हमारे ऑक्शनर्स नोट करते हैं, हम वहाँ पे मौजूद होते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब का नुमाइंदा वहाँ पे होता है, हम रेट नोटिफाई करके लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। ठीक है। अब ओपन मार्केट में थ्रू प्राइस मैजिस्ट्रेट्स चेक किया जा सकता है, वहाँ पे वो कमेटी इतनी बड़ी नहीं है, वो तो 3-4 लोग होते हैं और लाहौर में तो 50-60 दुकानें हैं, 50-60 हज़ार दुकानें हैं। तो इस वजह से जो 60-70 हमारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको मुख्तलिफ जो पुलिस स्टेशन के एरिए हैं वो डिप्यूट किए गए हैं कि भाई आपने इन एरियाज़ में चेकिंग करनी है, तो उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा लोग हों तो फिर थोड़ा सा इसमें मज़ीद ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। ठीक है। अब्दुल कादिर, आपसे पूछना चाहूंगी, अप्रैल में आपको पता है रमज़ान आने वाला है और वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है टमाटर पे सोने के भाव ही बिकने वाला है। अगर तो नई फसल आ गई तो ठीक है। हाँ। पंजाब की फसल आ गई तो फिर हमें तो हमारी फसल वैसे ही बड़ी सस्ती बिकती है और लोगों को जो है वो टमाटर अवेलेबल हो जाएगा, और अगर ना आई तो फिर तो टमाटर जो है वो आपको पता ही है कि किल्लत भी हो सकती है। उसकी जो है वो दुकानों के ऊपर जो है वो एक बिल्कुल 3rd क्लास टमाटर रखा होता है और उसके ऊपर बड़ा सा एक जो है वो स्लेट लगाई होती है स्कूल के ज़माने की और उसके ऊपर लिखा होता है 30 रुपए किलो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो थोड़ा बेहतर टमाटर होता है उसके ऊपर कोई स्लेट नहीं होती और उसको ये कहा जाता है कि ये तो आपको 200 रुपये, 150 रुपये, 140 रुपये में मिलेगी। दूसरी बड़ी जो हम यहाँ पे कर रहे थे ब्रायलर जो है वो भी रमज़ान से इंटरलिंक है, वो उसकी कीमतें देखना बढ़ेंगी। अच्छा, इसमें मसनूई किल्लत भी इस तरह है, ब्रायलर जो है वो भी मसनूई किल्लत जो है उसकी नज़र आ जाती है। अब एक ब्रायलर, एक बर्ड जो है वो 2 किलो का, 2.5 किलो का, 3 किलो का मार्केट में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने फार्म में जो है वो रुका हुआ है। ठीक है। फार्म में इस वक्त प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो रही है और उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन जो डिमांड एंड सप्लाई बनाकर उसकी कीमतों में इजाफा किया जाता है। अभी ये पिछले हफ्ते में ब्रायलर जो है 232 रुपए पे पहुंच गया था, मुसलसल कमी के साथ 232 रुपए पे पहुंचा। उसके बाद फिर वो एक दफा जो है उसको अब 2 दिनों से उसमें उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, 17 रुपए इजाफा हो चुका है। 17 रुपए तक जो है वो इजाफा हुआ है सिर्फ ये 2 दिनों में, इसी वीक के। और पिछले हफ्ते में 232 से जो है वो 287 रुपए तक पहुंचा है। और इस हवाले से जो ब्रायलर फरोश है उनका भी यही कहना है कि ब्रायलर की जो कीमतें हैं वो हम नहीं तय करते। अच्छा। मार्केट कमेटी नहीं तय करती, ब्रायलर की कीमत जो है वो फार्मर तय करता है। अच्छा। जो मर्जी रेट हो, अच्छा। उसकी मर्जी चलेगी, उसकी मर्जी, उसकी मंशा शामिल होगी तो फिर। सर ये क्या यकदम कभी ब्रॉयलर उसकी कीमतें गिर जाती हैं, कभी इजाफा हो जाता है? अब जैसे हम बात करते हैं 2 दिन से मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो क्या वजह है इसकी? देखें, इस इंडस्ट्री को ओपन किया हुआ है, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, और इसमें आप देखें कि 3 साल पहले भी यही रेट था, 250 रुपये। मैंने अभी देखा 250 रुपये रेट था आज से 3 साल पहले। आज भी तकरीबन 280 रुपये के करीब रेट है इसका। तो ये फीड के रेट देखें कितने बढ़ गए हैं, मेडिसिन के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, सब चीज़ों के रेट बढ़ने के बावजूद ये वाहद इंडस्ट्री है जिसका रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। अच्छा। और इसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए फार्मर को कि वो इस पर अभी तक बचा हुआ है और ये काम कर रहा है। अदरवाइज़ इसमें लोगों ने बहुत लाखों लॉस किए हैं, करोड़ों लॉस किए हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। और ये एक ऐसी आइटम है, इसको 1-2 दिन भी वो अपने पास नहीं रख सकते। जब ब्रायलर तैयार हो जाता है ये उसी तरह ही है जैसे सब्जी नहीं रखी जा सकती, उन्होंने मार्केट करना ही करना है। ठीक है। और जो रेट मिलेगा उस रेट पे उन्होंने देना है। और जो फार्म गेट पे इनके सौदे होते हैं, जो इनके आपस में जो सप्लायर्स खरीदते हैं या मंडी में जो इनके ऑक्शन होते हैं, ये हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेट बताते हैं कि इस रेट पे हमारे पास
आज एग हमारे सौदे हुए हैं, हमने परचेजेस की है, उसी बेसिस पे हम इसका रेट निकालते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जब इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी रेट नीचे आ जाता है, जब कम होगी तो इसका रेट ऊपर चला जाता है। ये भी जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, इसमें कोई कुछ नहीं रोल अदा कर सकता। इसमें थोड़ा सा जो रोल होता है वो ये होता है कि जैसे दुकानदार है, मैनी टाइम ऐसा हुआ है कि मुतअद्दद दुकानदारों की, या जिस तरह सप्लायर की बात की है कि सप्लायर को जो है फार्मर बुला लेता है कि जी आप 20 गाड़ियां लेके आएँ, मेरा माल तैयार है, मैं आपको दे देता हूँ। 20 गाड़ियां बुलाता है और लोड सिर्फ 5 करवाता है और कहता है इतना माल ही मिलेगा। अब जो डिमांड है वो 20 की है, सप्लाई जो है वो 5 की है, तो कीमतें तो बढ़ेंगी। जिस तरह फिर दूसरा डिमांड और सप्लाई का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, उसको हल करने की जरूरत है। मोहम्मद शहजाद यूसुफ चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी लाहौर के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और अब्दुल कादिर ने भी हमें ज्वाइन किया था, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। अब्दुल कादिर आपका भी बेहद शुक्रिया। जनाब, ये महंगाई का जो जिन है ये बेकाबू होता जा रहा है, मार्केट में क्या सूरत हाल है और किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, किन बुनियादों पर महंगाई की जाती है, इस हवाले से हमने आज बात की है। और यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तानी टैलेंट के हवाले से, तो हमारी सरजमीन टैलेंट से मालामाल है, आप लोगों को तो पता है। और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात ऐसे टैलेंटेड मेहमानों से करवाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं, कुछ अच्छे स्किल्स दिखा रहे होते हैं। तो जनाब, दीगर शोबा जिंदगी की तरह कुकिंग और खाना पकाना भी एक आर्ट है और जिसमें बहुत कम लोगों को महारत हासिल होती है। खाना खाना तो सबको पसंद होता है और खाना भी हर कोई बना लेता है, लेकिन मजेदार और लजीज खाना बनाना किसी किसी को ही आता है। और अगर हम लड़कों की बात की जाए तो आप लोगों को भी ताजुब होगा, तो बहुत ही कम लड़के खाना बनाने के इस फन से आशना होते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही 15 साल नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो तकरीबन तमाम डिशेस इतनी मजेदार बनाते हैं कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और वो 5 साल की उम्र से खाना बना रहे हैं और अब हर किस्म का खाना, वो चाहे देसी हो, वो निहारी, पाए, बोंग या फिर चाइनीज और कॉन्टिनेंटल हो, वो बहुत ही मजे का बनाते हैं। तो ये सफर उनका कैसे शुरू हुआ, अब तक वो कौन कौन से डिशेस और कितनी डिशेस बना चुके हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला कमर हैं, जिन्हें यंगेस्ट शेफ कह सकते हैं। अब्दुल्ला, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल्ला, आपकी इस उम्र में बच्चे जो होते हैं, खासतौर पर नौजवान कह लें, या तो वो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपको कहाँ से ये शौक आया कि आपने खाना बनाना है? जब मैं छोटा होता था ना, तब मेरी मामा जो थी वो मसाला टीवी देखती होती थी। अच्छा। तो मैं भी देखता था, तो काफ़ी इंजॉय करता था, देखता था कि वो भी इंजॉय कर रहे होते कुकिंग करते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो फिर काफ़ी छोटा था मैं जब मैंने चाय बनाना स्टार्ट की थी। तो फिर मैं चाय बनाता था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बेकिंग वगैरह स्टार्ट की, और फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पे 13 इयर्स की एज में। ठीक है। और उस पे मैं अब तक 100 से ज़्यादा रेसिपीज जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो कौन सी एज याद है, कौन सी एज में आपने पहली दफा कोई चीज बनाई थी? 6 से 7 साल की उम्र में था तब मैंने चाय बनाई। चाय सबसे पहली जो चीज थी वो आपने चाय बनाना सीखी थी या खुद ही से बनाना शुरू की थी? वो मैंने सीखी थी। मैं काफी मामा से भी पूछता था, अक्सर कजन्स वगैरह के घर जाते थे तो उनसे भी पूछता था कैसे बनती है। तो फिर मैंने पहली दफा बनाई थी, तब ठीक बनी थी, लेकिन फिर जब आगे बनाना स्टार्ट की थी तब सबको बहुत पसंद आती। तो मतलब मामा मसाला टीवी देखती थी या फिर जो भी कुकिंग शोज चलते थे वो देखती थी, तो आप भी बैठ के साथ देख रहे होते थे और उनसे पूछ रहे होते थे मामा ये क्या बना रही हैं, मैं भी बनाऊंगा या आप भी मुझे बना के खिलाएं? ऐसा होता था? हाँ जी, ऐसा होता था। मैं मामा को कहता था कि मैंने भी बनाना करना है। तो पहले तो मैं आलू की भुजिया मामा बनाती थी, तो वो मैंने बनाना स्टार्ट की थी, सबसे पहली जो डिश थी इस तरह की। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं सब्जियां वगैरह बनाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सब कुछ शुरू किया था। तो कितना मजा कितना आता है, मतलब अमूमन हम देखते हैं ना लड़के इस चीज को इतना उनके लिए फैसिनेट नहीं होती, ये चीज नहीं कर रही होती कि अच्छा हम खाना बनाएंगे अब घर पे, तो कितना मजा कितना आता है? एंजॉय तो काफी करता हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। फिर पहले तो मैंने चैनल मजाक में स्टार्ट किया था कि वैसे ही कर लूंगा स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। तो फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस काम में ना मजा आने लग पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, तो फिर मैंने इस तरह अपने चैनल को छोड़ा नहीं था और मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो अभी तक याद है कितने डिशेस आप बना चुके हो जब से आपने
कुकिंग करना शुरू की अब्दुल्ला? मैं तो 100 से ज्यादा बना चुका हूँ। ओके। तो मतलब कौन कौन से डिशेस बना लेते हो, किस तरह की डिशेस बना लेते हो? बेकिंग का मुझे ज्यादा शौक है, केक्स वगैरह बनाता हूँ, साथ में ब्राउनीज वगैरह, पिज्जा वगैरह, तो इस तरह की चीजों का मुझे ज्यादा शौक है बनाने का। और साथ में देसी खाने जैसे बिरयानी, कढ़ाई वगैरह हो गई। अच्छा। और ये चीजें मुझे बनाने का बहुत शौक है। ये भी बना लेते हैं आप? हाँ, मतलब जितने भी देसी खाने, क्योंकि लाहौरी हैं तो लाहौरियों को वैसे ही खाना बहुत पसंद होता है, खाबे उड़ाते हैं वो, तो ये जितने भी निहारी, पाए, ये सारी चीजें बना लेते हैं आप आराम से? हाँ जी, इजीली? जी। तो उसके अलावा ये चाइनीज भी आज आप हमारे लिए लेकर आए हैं और बहुत मजे का भी लग रहा है, खुशबू भी उसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये इस तरह की चाइनीज में भी सारा कुछ बना लेते हैं आप? हाँ जी, चाइनीज में अभी मुझे इतना कुछ तो नहीं आता, लेकिन चाइनीज में अभी बनाना सीख रहा हूँ। अच्छा। तो ये सारी चीजें जो आज मैं बना के लाया हूँ, ये तो मुझे काफी अच्छा बनाना आता है और मैं काफी देर से बना रहा हूँ। तो सीखते कहाँ से हो अब्दुल्ला, मुझे बताओ, रेसिपीज कहाँ से आपको आती हैं? पहले जब मैं देखता था तब मैं यूट्यूब से देखता था, और फिर जब आगे जाता रहा तो फिर मैंने सोचा कि इनकी रेसिपी जो है ना वो बिल्कुल कॉपी करने से कुछ नहीं होता। हाँ। तो मैं ऐसी चीज ढूंढता था कि जो है ना कि जिस चीज से वो अच्छी बनती है, मतलब कोई यूनिक चीज हो। हाँ जी। तो मैं उसके अंदर ना अपनी चीजें ऐड करके ना एक नई चीज बनाता था। ओके। तो उनकी कुछ चीजें निकालता था, ऐसे सिर्फ तरीका देखता था मैं। हाँ। तो उनकी चीजें निकाल के अपनी चीजें ऐड करता था और एक मजेदार सी नई रेसिपी बनाता था। अच्छा, तो कौन सी ऐसी चीज जो आपने इनोवेट की हो खुद से, कोई अपने मसाले, कोई अपनी चीजें डाल के और घर वालों को बहुत पसंद आई हो? चिकन ब्रेड। अच्छा। और ओरियो बॉल्स। ये आपने कुछ अंदर अपनी चीजें ऐड ऑन की थी और वो बनाई थी, और घर वालों ने कैसा फीडबैक दिया? उनको बहुत पसंद आई थी। तो पहली दफा जब आपने डिश बनाई थी तब घर वालों का कैसा फीडबैक था? सबको बहुत पसंद आई थी। हाँ। लेकिन जब आपने उनको बोला कि बाबा को या मामा को कि मैंने इसको एज अ प्रोफेशनल या इस फील्ड में जाना है, शेफ बनना है, खाना पकाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था उनका? उनको बहुत अच्छा लगा था। मेरी मामा को तो शौक था, मेरी मामा ने भी कुकिंग का कोर्स किया हुआ है और वो भी चाहती थी कि मैं भी अब आगे जाके कोर्स करूं, तो अभी मैं स्टडी कंप्लीट करके फिर मैंने कुकिंग का कोर्स किया। तो आम रूटीन में फिर मामा की हेल्प करते हो किचन में? जी, करता हूं। क्या क्या बना लेते हो फिर उनके साथ? मतलब रोजाना ही खाना बनता है ना हमारे घरों में? रोजाना तो नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं घर में नहीं होता, मैं अकेडमी जा रहा हूँ। तो लेकिन जब कोई मेहमान वगैरह होना होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब मैं ही खाना बनाता हूँ। मतलब दावतों पे आप ही खाना बनाते हैं, मामा को रेस्ट देते हैं या उनके साथ मिलकर हेल्प करते हैं? उनकी हेल्प भी करता हूँ, लेकिन एक ना एक डिश तो ऐसी जरूर होती है जो मैं बनाता हूँ, जो अब्दुल्ला की तरफ से होती है कि सिर्फ अब्दुल्ला ने बनानी है। तो कितना टाइम लगता है अब्दुल्ला आपको एक डिश बनाते हुए, या ये आज जैसे आप बना कर लेकर आए हैं तो कितना टाइम लगता है? ये मैंने 2 आवर्स में बनाया था। ठीक है। और अमूमन इतनी देर लगती है आपको बनाते हुए डिशेस? तो क्या मतलब किस तरह आप पहले क्या याद करते हैं डिशेस को, या अब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं सारी? माइंड में भी बैठ जाती हैं एक दफ़ा जब बना लेता हूँ, और लेकिन क्या कहते हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डलती है तो अक्सर एक आधी छूट जाती है, तो वो मैं लिख के रख लेता हूँ। उस तरह फिर मुझे याद रहती है, जब कभी बनाना हो एक दफ़ा देख लिया तो उसकी तरफ फिर बनाना शुरू करता हूँ। तो अब्दुल्ला, हम देखते हैं कि बच्चों को तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है और आप बनाते भी हो, तो फास्ट फूड पसंद है, खाते भी हो कि जी? बनाता भी और खाता भी। अच्छा, बनाते भी हैं। क्या क्या बना लेते हैं फास्ट फूड में? मैंने जिंगर बर्गर बनाया था, शवारमास वगैरह बनाए थे, साथ में शामी बर्गर, ये सब कुछ मैंने बनाया। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो खुद आपको क्या पसंद है ज्यादा खाना? मुझे बिरयानी पसंद है। और किस तरह की बिरयानी बनाते हैं? मतलब बिरयानी भी कितनी किस्म की होगी है ना बिरयानी, किस तरह की बिरयानी? मैं बनाता हूँ दम कोयला बिरयानी, वो मुझे बहुत पसंद आती है। ओके, ये कोई यूनिक ही लग रही है। हाँ जी। तो क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स फिर किस तरह के, क्या यूनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं? घर वाले मसाले होते हैं या कुछ और भी डालते हो? जो एक तो बिरयानी का मसाले जो आते हैं वो, और कुछ अपने मसाले भी ऐड करता हूँ, और बाकी सारी चीजें ऐड करके उसको कोयले का दम देते हैं और उस तरह फिर बनाते हैं, वो बहुत मजे की बनती है। ठीक है। तो घर पे जब बनाई थी तो उनका कैसे, खासतौर पर दोस्तों का कैसा फीडबैक होता है? वो उनके बहुत अच्छा लगता है ना जब वो हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, जब फीडबैक देते हैं किसी चीज के हवाले से? उनको भी मैंने काफी कुछ बना के खिलाया हुआ है, काफी ज्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल भी है और अकेडमी में भी, तो उनको भी बना के खिलाया, उनको भी बहुत पसंद आती है। तो सबसे ज्यादा क्या डिमांड करते हैं? ओरियो बॉल्स। और घर वाले सबसे ज्यादा कौन सी डिश आपकी पसंद करते हैं? यही ओरियो बॉल्स। इसमें क्या स्पेशल है? इसमें है कि क्या कहते हैं, ये ना बहुत यूनिक रेसिपी होती है, इसके अंदर क्रीम डलती है, चॉकलेट होती है। हमें ना पूरी रेसिपी बतानी है आपने, ताकि हमारे जो देखने वाले, जो आपको देख रहे हैं ना, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको पता चले और वो भी घर पे बनाना सीखे।
उसके अंदर मैं ओरियोस डालता हूँ, ठीक है, ओरियो बिस्किट को क्रश करके उसके अंदर थोड़ा मिल्क, चॉकलेट सिरप, उसकी एक डो बना लेता हूँ। उसकी फिर बॉल्स बनाते हैं, एक तरफ चॉकलेट लेके उसके अंदर क्रीम डाल के उसको मेल्ट करते हैं, तो जो बॉल्स हैं उसको डिप करके चॉकलेट में और उनके ऊपर स्प्रिंकल्स डालते हैं, तो वो बहुत मजे की बनती है। अच्छा, मतलब एक क्विक सी रेसिपी है, ज्यादा देर भी नहीं इसमें लगेगी और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है कि आपको याद करने पड़ेंगे और फौरन से बन जाएगी। तो उसको क्या फ्रीज करना पड़ेगा या क्या बेक करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस फ्रीज कर लें थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए, बस वो बन जाएंगे और वो ओरियो बॉल्स बन जाएंगे और वो आप आराम से खा सकते हैं मजे मजे के। तो मुझे बताइए, इनके आगे भी कुछ है माइंड में कि कुछ और मैं नई जो रेसिपीज एक्सप्लोर करूँ, नई कोई चीज लेकर आऊँ यूनिक? जी ऐसा करूंगा मैं। अभी तो मैं फिर कोर्स करूंगा अपनी 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद। ओके, उसके बाद फिर मैं कोर्स करूंगा और फिर मैंने आगे सोचा कि मैं मसाला टीवी में जाके एज अ शेफ काम करूंगा। चलो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी आप किसी से कोर्स कर रहे हो, किसी से सीख रहे हो, कोई वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे? वो वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो आप ही अकेले मुझे बताओ अब्दुल्ला, इस चीज का शौक है खाना बनाने का या और भी बहन भाइयों को शौक है आपको देख के? मेरी बड़ी सिस्टर है, उसको खाना बनाने का शौक है और मेरी मम्मा को। बस हम तीनों को ही। तो आप तीनों को ही बस शौक है कि आप लोगों ने मजे मजे के खाने बनाने हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और मीठे में क्या क्या बना लेते हो? मीठा भी बनाते हो कि नहीं? क्योंकि मेरे ख्याल से जो हमारा टेबल होता है ना, मीठे के बगैर अधूरा रहता है। जी, काफी कुछ मैंने मीठे में भी बनाया हुआ है, जैसे कि क्या कहते हैं, चॉकलेट कस्टर्ड ओरियो डिलाइट, और साथ में दूध दुलारी, खीर, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा जो है ना वो मैं बना चुका हूँ मीठे में भी। तो ये सारी चीजें मैं बनाता हूँ। ये तो बड़ी मजे मजे की चीजें हैं जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है और आपको भी मेरे ख्याल से पसंद ही होंगी, क्योंकि जिन लोगों को खाने का शौक होता है ना, वही अच्छा खाना बना भी सकते हैं। तो मुझे बताइए लड़कों के हवाले से, क्योंकि बहुत से लड़के आपको देख भी रहे होंगे, लड़कियां भी आपको देख रही होंगी, तो लड़के अमूमन कहते हैं कि हम किचन में क्यों जाएं, क्यों खाना बनाएं, या ये ऐसा शौक हम क्यों पालें, तो उनको क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे? उनको भी कुकिंग सीखनी चाहिए, हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन क्योंकि जब स्टडी करने के लिए अक्सर लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, या हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, तो उनको खाना ऑर्डर करना पड़ता है, तो बाहर का खाना तो सेफ नहीं होता, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो सीख लें, बेशक प्रोफेशनली ना सीखें, कुछ चीजें तो बनाना सीखें ना, जो उनको काम आ सके आगे जाके। तो यही है कि उनको भी सीखनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, एग्जैक्टली। तो किस तरह मैनेज किस तरह करते हो फिर? मतलब अगर घर में बहुत बड़ी दावत हो गई है और आपने अपनी स्टडी भी मैनेज करनी है और फिर दावत के लिए खाना भी बनाना है, तो कैसे मैनेज करते हो? जब अक्सर घर में दावत वगैरह होती है तो उस दिन जो है वो मैं रात को पढ़ लेता हूँ, स्टडी रात को कर लेता हूँ, और अगले दिन जो सुबह है, सुबह उठते साथ ही काम शुरू कर देते हैं। फिर काम शुरू कर देते हैं कि आज दावत पे ये चीजें होनी है, सारा कुछ खुद ही करते हो, कटिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग? ये तो बड़ी महारत रखते हैं फिर आप। शेफ अब्दुल्ला कमर हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और यंगेस्ट शेफ आप कह सकते हैं। तो जनाब, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है शेफ से, बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, कोई भी खाना आप उनसे बनवा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।